एक मिनट। हाय एवरीवन, हेलो 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 हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओ यार, इतनी बड़ी स्क्रीन क्यों दिख रही है एकदम से? हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका ग्रेविटेशन की एक और क्लास में। कंडक्ट होती हुई 20 अगस्त को सेकंड क्लास है हमारी ग्रेविटेशन के ऊपर। आई एम होपिंग एवरीवन इज रेडी। इजी चैप्टर लगेगा तुम लोगों को क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स करके हटे हो, तो प्लीज एंजॉय द राइड। हाँ जी, तो मैं एक बार जरा सा हमारी इंट्रोडक्टरी स्लाइड बना देती हूँ। तो ये हमारी क्लास कंडक्ट होती हुई 20 अगस्त को, जिसके अंदर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स तो करेंगे ही करेंगे, इजी सा टॉपिक है। और फिर बाद में हम लोग चलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। अरे फॉरेक्स का गिव अवे थोड़ी करूंगी, वो तो ऐसे मजाक मस्ती में बोला था। एक बार देखो क्या स्क्रीन विजिबल है? 1 मिनट। इज दी स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करने को रेडी हो? हाँ जी, ठीक है। चलिए फिर बच्चों शुरू करते हैं फिर हम लोग आज के क्लास को। सारे ध्यान स्क्रीन के ऊपर। एक छोटा सा रिकैप देती हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने लास्ट की क्लास में क्या किया था। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो कभी भी किन्हीं भी दो बॉडीज का मास है, तो उनके मासेस की वजह से दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक बहुत ही वीक अट्रैक्टिव म्यूचुअल फोर्स के साथ, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लो अगर दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करिए 10 न्यूटन की वजह से, तो इसके ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसी का मतलब है म्यूचुअल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब अगर मान लो किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो वो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी को नहीं चेंज करेगा। इसका मतलब क्या है? वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना? ये हम लोगों ने लास्ट की क्लास में किया था। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो फॉर एग्जांपल अब अगर मैं फॉर्मूला पे जाऊं कि भैया ये दो मासेस हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस के ऊपर ये आ गया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 ही रहेगी एसआई यूनिट्स में, चाहे दोनों बॉडीज का जैसे मर्जी मास हो, दोनों बॉडीज के बीच में मीडियम हो ना हो, और अगर मीडियम है तो जिस भी नेचर का मीडियम हो, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। और फिर बाद में हम लोगों ने इसी के यूनिट्स और डायमेंशंस को निकाला था। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्वेश्चन शुरू करते हैं। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं और फिर बाद में अगर कोई एडिशनल पॉइंट आता है तो उसको हम लोग फिर नोट मेकिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लो अगर बच्चों मैं सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों को ये दे दूं कि बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैंने तुम लोगों को बोला कि भैया ये 3 kg का पार्टिकल है, ये 2 kg का पार्टिकल है,
ठीक है, ये 3 kg का पार्टिकल है, ये 2 kg का पार्टिकल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर। अब मैंने तुम लोगों से पूछ लिया कि भैया बताओ दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। तो दोनों वैक्यूम में है, किस मीडियम में है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा सीधा तुम ग्रेविटेशनल लॉ लगाओगे कि भैया दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये मेरे पास आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। पहले वाले बॉडी का मास आया 3, दूसरे वाले का आया 2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6, तो ये मेरे पास आ गया 6 का स्क्वायर। नाउ व्हाटएवर गिव्स यू द आंसर, मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो तुम लोग कर लोगे, बात ये है कि हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं, बात ये है कि आंसर तक किस तरीके से पहुंचना है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मान लो मेरे पास 2 पॉइंट साइज्ड पार्टिकल्स हैं, है ना, कि एक पार्टिकल बिल्कुल पॉइंट साइज्ड है, दूसरा पार्टिकल बिल्कुल पॉइंट साइज्ड है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन मान लो अगर कभी भी तुम्हें स्फीयर आए या फिर शेल आए, चाहे दोनों बॉडीज के अंदर या फिर दोनों बॉडीज में से किसी एक बॉडी के अंदर, तुम क्या कर सकते हो, उसके सारे के सारे मास को सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड मान के तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये स्फीयर है 4 kg का, ये स्फीयर है 4 kg का, इसके रेडियस की वैल्यू आ गई 2 मीटर। और मैंने तुम्हें बोला कि इस स्फीयर से, गौर फरमाइएगा, मैंने तुम्हें बोला इस स्फीयर से 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर 4 kg की बॉडी है। 4 kg की जगह मैं ऐसा कर लेती हूँ, मैंने तुम्हें बोला 6 kg की बॉडी है। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि भैया बताओ दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। तो ये चीज याद रखना, कभी भी अगर ग्रेविटेशन के चैप्टर से डील कर रहे हो, है ना, तुम लोगों को चाहे फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड, कभी भी शेल या फिर स्फीयर आए जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, शेल में मतलब पूरी की पूरी एरिया के ऊपर, स्फीयर में जब पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर, और यही तुम्हारे सिलेबस में है, तो तुम सारे के सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया 4 kg को, यहाँ पर मेरे पास आ गया 6 kg, और अब मैं देख पा रही हूँ कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर नहीं है, वो हमारे पास 12 मीटर है। तो अब अगर मान लो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का दोबारा से फॉर्मूला लगाती हूँ, एक ही फॉर्मूला है, मल्टीपल फॉर्मूलाज भी नहीं है, तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ तो आंसर तक पहुंच पाऊंगी। आ गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पहले वाला मास 4, दूसरे वाला मास 6, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यू ऑल कैन डू, इट इज अबाउट हाउ टू गेट टू द आंसर। अब की बार देखना, अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने एक शेल ले लिया, दूसरा स्फीयर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा है। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला ये मेरे पास 2 kg का है, ये मेरे पास 10 kg का है। ठीक है, इसके जो रेडियस है उसकी वैल्यू है 3 मीटर। बच्चों इसको, इसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू मैंने तुम लोगों को दे दी 1 मीटर। और मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भैया यहाँ पर ये जो दोनों स्फीयर्स है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। अब मैंने तुमसे दोबारा से पूछ लिया कि भैया बताओ दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला है ना, मल्टीपल फॉर्मूलाज ही नहीं है हमारे पास। तो मुझे बस ये देखना है कितने मासेस हैं, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब शेल या फिर स्फीयर आए, सारे के सारे मास को सेंटर पे मान लो कि यहाँ पर मान लो कि 2 kg है, तुम लोग यहाँ पर मान लो 10 kg है, और अब निकालो कि दोनों के दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। दोनों के दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो देखो ये रेडियस आ गया 3 मीटर का, ये रेडियस आ गया 1 मीटर का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया 2 मीटर का। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास 6 मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले वाले बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक बार जरा सा देखिए न्यूटन, समझ रहे हो मैंने क्या बात बताई है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन खुद से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अबाउट हाउ टू गेट टू द आंसर, हाउ टू गेट टू द फाइनल इक्वेशन जहां पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और वहां से आंसर आता है। तो हम ऐसा करते हैं, आई पॉइंट में हम लोग नोट्स में ऐड कर देते हैं सेम चीज।
आई पॉइंट में एक बार नोट्स में ऐड कर दो। whenever dealing with whenever dealing with a uniform shell or sphere, शेल जो अंदर से खोखला होता है, जैसे बलून हो गया अगर सर्कुलर बलून है, ठीक है। स्फीयर जो अंदर से भरा हुआ होता है, जैसे कि मोतीचूर का लड्डू, बहुत टेस्टी होता है। सो वेन एवर डीलिंग विद अ यूनिफॉर्म शेल और स्फीयर, entire mass can be supposed, entire mass can be supposed to be concentrated, to be concentrated, to be concentrated at their center while calculating anything, while calculating anything, जैसे कि while calculating gravitational force, while calculating gravitational acceleration, while calculating gravitational field, gravitational field, while calculating gravitational potential, सब, while calculating gravitational potential energy, सब में जब भी तुम लोग यूनिफॉर्म शेल या फिर स्फीयर से डील कर रहे हो, उनके सारे के सारे मास को तुम लोग सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड मान सकते। लिखना एक बार ये, ये लिख लो। ठीक है, लिख लिया, ठीक है। तो ये तो सिर्फ शेल और स्फीयर की बात है। अब मैं तुम लोगों को एक बढ़िया क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। अब की बार मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला ये मेरे पास यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। ये मेरे पास यूनिफॉर्म रॉड है जिसके मास की वैल्यू है कैपिटल एम, लेंथ की वैल्यू है कैपिटल एल, और यहां पर मेरे पास एक पॉइंट साइज्ड मास है जिसके मास की वैल्यू है m1, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है वो मैंने तुम लोगों को दे दिया x। अब मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि भैया बताओ दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स है। अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का बन गया, डिफिकल्ट नहीं है। बस मैंने तुमसे पूछा कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो तुम बोलोगे कि यार अब इसको कैसे निकालें। यहाँ पर कुछ मास है जो x के डिस्टेंस पे है, कुछ मास है जो इतने डिस्टेंस के ऊपर है, कुछ मास है जो इतने डिस्टेंस के ऊपर है, कुछ मास है जो इतने डिस्टेंस के ऊपर है। कि ये जो मेरे पास रॉड है, अगर मान लो मैं इसका छोटा सा मास लेती हूँ dm, तो तुम देख पा रहे हो वो यहां से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, मैंने उसको मान लो r1 मान लिया। फिर बाद में यहां पर जो छोटा सा मास है हमारे रॉड का, वो ये वाले मास से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, जिसको मान लो मैंने r2 मान लिया। फिर मेरे पास जो एक और जो छोटा सा मास है वो यहां से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, जिसको मैंने मान लो इस तरीके से r3 मान लिया। तो सबके बीच में अलग अलग ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ना, तो तुमने सोचा कि नेट ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए तुम ऐसा करो, छोटे छोटे फोर्सेस को ऐड कर दो। छोटे छोटे फोर्सेस को ऐड करने का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो अगर मान लो बच्चों, अगर मैं एक छोटे से फोर्स का फॉर्मूला लिखूं, तो वो मेरे पास क्या आ गया, वो मेरे पास आ गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 कैपिटल M डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, सॉरी डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। एक बार जरा से देखो, हाँ जी, कि अगर मान लो मुझे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो मैं छोटे छोटे ग्रेविटेशनल फोर्सेस निकालूंगी और फिर बाद में मैं उनको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। यहां पर आ जाएगा dm, सॉरी
कि m1 और dm के बीच में मान लो अगर r का डिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला बनता है। अब इसको सॉल्व करो, अब ये मैथमेटिकल हो गया, जितनी भी चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो और जो भी वेरिएबल है उनको यहीं पे रखो। तो तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आर स्क्वायर है, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन डीएम के साथ कर रहे हैं। तो तुम लोग लीनियर मास डेंसिटी से जाओ, लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाता है मेरे पास, वो आ गया मेरे पास मास ऑफ द रॉड बाय लेंथ ऑफ द रॉड, और एक मेरे पास आ गया डीएम बाय डी आर। देखो, तो डीएम की वैल्यू के अंदर मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, डीएम की वैल्यू को अंदर में सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ कैपिटल एम बाय कैपिटल एल डॉट डी आर। अब अगेन जो सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो। तो जितनी भी चीजें कांस्टेंट थी उनको मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर रह गया आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन डी आर के साथ। तो इंटीग्रेशन के दौरान बच्चों क्या होता है, ठीक है, लिमिट्स बाद में लगाऊंगे। इंटीग्रेशन के दौरान क्या होता है, जो पावर है एक से कम हो जाती है, ठीक है, पावर सॉरी पावर एक से बढ़ जाती है, नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये मेरे पास क्या बना, हाँ जी, ये मेरे पास क्या बना, आर की पावर -1 का मतलब 1/r डिनोमिनेटर में है, -1/r। देखो एक बार, अब r की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कहां से शुरू हो रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस x से शुरू हो रहा है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है x प्लस एल तक जा रहा है। तो लोअर लिमिट को x मान लो, अपर लिमिट को तुम लोग x प्लस एल मान लो। देखो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से शुरू हो रहा है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस x से शुरू होता है और l प्लस एक्स के ऊपर खत्म होता है। व्हाइट वाले में हम लोगों ने ज्यादा फिजिक्स लगाई नहीं है, हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पहले आंसर तक पहुंचते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, लेट अस सी। तो ये मेरे पास आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल m1/l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट के लिए आ गया -1/x प्लस एल, ठीक है, माइनस -1/x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। तो ये वाली वैल्यू तुम लोगों को क्या दे देती है, ये वाली वैल्यू तुम लोगों को दे देती है 1/x -1/x प्लस एल, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं इसको आगे सॉल्व करूं, तो ये मेरे पास आ गया x प्लस एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस एल मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये वाली वैल्यू आ गई g कैपिटल M स्मॉल m1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस एल। दोबारा से, ठीक है, ध्यान से सुन लेना जिन बच्चों को नहीं समझ आया। फिजिक्स तो छोटी सी थी, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स चली है। तो यूनिफॉर्म रॉड और एक पॉइंट साइज्ड पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा था। तो तुमने बोला कि यार डिफरेंट डिफरेंट मासेस डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर है। अब शेल और स्फीयर के लिए मैंने तो तुम लोगों को ट्रिक दे दी ना, तो वहां पर तुम लोग क्यों डिराइव करोगे, वरना इसके लिए भी डेरिवेशन बनती है, और इसके लिए जब डेरिवेशन बनती है वो फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे ही होता है कि भैया तुम शेल और स्फीयर के मास को सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड मान दो। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं और बॉडीज के ऊपर जा रही हूँ कि मान लो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक रॉड ले लूं और बांस ले लूं, तो तुम बोलोगे कि भैया रॉड का ये वाला मास पॉइंट साइज्ड पार्टिकल से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, ये कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, ये कुछ डिस्टेंस के ऊपर है। तो जब मैं इन छोटे छोटे फोर्सेस को ऐड करूंगी तो मुझे नेट फोर्स पता लगेगा। छोटी छोटी मल्टीपल चीजों को ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन होता है। अब छोटे से फोर्स की वैल्यू लिख दो। देखो अगर मान लो डीएम और m1 के बीच में r का डिस्टेंस है, तो जनरल फॉर्मूला ये बन गया ना ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब आगे फिजिक्स नहीं है। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो डीएम, और वैसे डिस्टेंस को हम लोग ले रहे हैं आर के ऊपर। तो तुमने सोचा है डीएम को डीआर की टर्म्स में लिखो, तो लीनियर मास डेंसिटी की हेल्प ले ली। जो बिकॉज यूनिफॉर्म रॉड है तो मास बाय लेंथ के इक्वल टू भी होगा, और लीनियर मास डेंसिटी तो होती है कितना मास है कितने डिस्टेंस के ऊपर, डीएम बाय डीआर। तो जितने भी चीजें कांस्टेंट्स थी उनको बाहर निकाल दिया, ये बन गया।
अब इंटीग्रेशन के दौरान पावर एक से बढ़ गई, नई पावर डिनोमिनेटर में आ गई, ये बन गया। नाउ आर इज व्हाट? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड dm, जो शुरू हो रहा है x से, खत्म हो रहा है x प्लस एल के ऊपर। तो लोअर लिमिट x ले ली, अपर लिमिट x प्लस एल ले ली। अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन चल रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो इस तरीके से लिखा जाएगा, फिर बाद में इस तरीके से लिखा जाएगा, और फाइनल फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। और एक तरीके से देखो ना, यहाँ पर भी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं तुम लोगों को नोट्स में लिखवा देती हूँ, ताकि अगर इनकेस ये क्वेश्चन आए ना, तो डेरिवेशन तो मैंने बता दी, ठीक है। डेरिवेशन करने से क्या होता है, थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, यहीं पे लिखो, जे पॉइंट के अंदर लिखो ट्रिक क्या है। कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पॉइंट साइज्ड बॉडी लेती हूँ और एक मैं यूनिफॉर्म रॉड लेती हूँ, a point sized body and uniform rod, a point sized body and a uniform rod, ठीक है। तो मान लो बच्चों, अगर इसके मास की वैल्यू m1 है, इसके मास की वैल्यू m2 है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस l है, मतलब दोनों के बीच में जो लीस्ट डिस्टेंस है वो x है, और यहाँ पर लेंथ ऑफ द रॉड की वैल्यू l है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले वाले बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे ट्रिक देखो फॉर्मूला की क्या है। तो अगर मान लो मैंने सोचा कि मैं नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, तो मैं यहां पर ले लूंगी लीस्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द मोस्ट डिस्टेंस। ट्रिक बता रही हूं। तो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि ये जो मेरे पास पॉइंट साइज्ड पार्टिकल है और जो रॉड है, उनके बीच में लीस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, x का, और फिर बाद में इनके बीच में मोस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, x प्लस एल का। ट्रिक है ये, ट्रिक, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस एल। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ताकि आपको डेरिवेशन ना करनी पड़े। लिख लो। हाँ जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। बस यही क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पर आपको इंटीग्रेशन करके आंसर तक पहुंचना है। ये बस ये, और ये भी एडवांस क्वेश्चन है जहां पर हम लोग पॉइंट साइज पार्टिकल और यूनिफॉर्म रॉड ले रहे हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा जहां पर तुम लोगों को ये करना पड़ेगा, इसलिए तो नोट मेकिंग में लिखवा दिया। ये एक चीज है, इसको नोट्स में ऐड कर लो ताकि मिस आउट ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं मान लो तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन देती हूँ कि भैया ये है मेरे पास, मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास ना m मास का एक पार्टिकल था, ठीक है। मेरे पास m मास का एक पार्टिकल था जिसको मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये देखना, मेरे पास m मास का पार्टिकल था जिसको मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब कंसेप्ट के ऊपर आ जाओ, हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो a mass is divided into two particles. A mass is divided into two particles. Into two particles. ठीक है।
इसका मास आ गया m1, इसका मास आ गया m2, और इन दोनों के बीच में हम लोगों ने कुछ डिस्टेंस रख दिया। अब तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है व्हाट शुड बी द रेशियो इन विच द मासेस आर डिवाइडेड, मतलब व्हाट शुड बी m1 by m2 such that force between m1 and m2 is maximum, such that force between m1 and m2 is maximum। तो एक तुम लोगों ने मास लिया, उसको तुम लोगों ने दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया, और दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड करने के बाद उनको तुम लोगों ने इस तरीके से किसी डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो तुम लोगों ने मास को दो टुकड़ों में तोड़ा है, इनके मासेस का रेशियो कितना होना चाहिए? अगर मैं चाहती हूँ कि m1 और m2 के बीच में जो किसी भी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए उन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे, तो तुम बोलोगे, देखो एक बार, तुम बोलोगे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 मैक्सिमम हो। अब ये चीज एक बार पता करने की है, बस एक बार तुम्हें पता लग गई, आगे तुम्हें कभी ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम देखो, मान लो बच्चों समझो, अगर मान लो तुम 8 केजी का पार्टिकल लेते हैं, कई तरीके से तोड़ सकते थे, कुछ तरीके से तोड़ते हैं, एक और 7 केजी में भी तोड़ सकते थे, ठीक है। तुम इसको 6 और 2 केजी में भी तोड़ सकते थे, तुम इसको 5 और 3 केजी में भी तोड़ सकते थे, तुम इसको 4 और 4 केजी में भी तोड़ सकते थे। मैंने 4 अजम्पशंस ले लिए। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 7, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 12, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 15, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 16। तो तुम लोग क्या यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो कि जब मैं एक मास को दो टुकड़ों में तोड़ू, तो जब वो दोनों टुकड़े इक्वल मासेस के हैं, तब जाके उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है मैक्सिमम आता है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो आपकी बार मैंने 6 केजी मान लिया, तो 6 केजी को मैंने 1 और 5 में तोड़ा, मैंने मान लो 2 और 4 में तोड़ा, फिर 3 और 3 में तोड़ा। देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है। तो अगर मैं 6 केजी को m1 और m2 में तोड़ रही हूँ, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 की मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमम तब बनती है जब m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल है। तो सिंस हम लोगों ने कैपिटल M मास को m1 और m2 के बीच में तोड़ा है, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 मैक्सिमम कब होंगे? व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। तो दोनों के बीच में रेशियो कितना आ गया? 1। देखो, अब तुम्हें ये एक बार पता लग गया, अब आगे दिक्कत नहीं होगी, ये एक बार पता होने की बात है। ऐसा सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बन सकता है कि मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी थी, उसको मैंने दो छोटी छोटी चार्ज्ड बॉडीज में तोड़ा, तो दोनों बॉडीज के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए अगर मैं चाहती हूँ कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम लगे? तो सेम, कि मतलब मैं यहाँ पर कैपिटल M मास वाली बॉडी को दो इक्वल टुकड़ों में तोड़ू। तुम समझ रहे हो कि यहां पर ताकि m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 मैक्सिमम आ सके, कैपिटल M शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू टू सिमिलर masses, शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू टू सिमिलर masses, जो मैंने तुम लोगों को दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से बताया, और ये आ गया मेरा आंसर। तो ऐसे कुछ कुछ अतरंगी क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, वो करवा लिए। अब कन्वेंशनल क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। लेट अस मूव टू द कन्वेंशनल क्वेश्चंस। उससे पहले नोट मेकिंग में एक चीज ऐड कर देते हैं, ऐड करने वाली वो है नहीं, बट फिर भी कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं बाद में, ऐड बाद में करते हैं, क्वेश्चन पहले करते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों दो बॉडीज के बीच में जो कुछ भी था सब बता दिया है। दो पॉइंट साइज बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना, ठीक है। दोनों बॉडीज के बीच में अगर एक भी बॉडी शेल या फिर स्फीयर हो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना,
एक बॉडी के बीच में और यूनिफॉर्म रॉड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना। तीनों चीजें बता दी हैं, दो जेन्युइन थी, एक एडवांस थी। किसी को इन तीनों में कोई दिक्कत? क्योंकि अब मैं पॉइंट साइज बॉडीज के साथ चलूंगी और थोड़े से और मासेस को लेके आऊंगी। हाँ जी, सो रहे हो क्या सुबह सुबह? अब पॉइंट साइज बॉडी लेंगे, अब आएंगे टॉपिक के ऊपर। जो ये केसेस वगैरह थे वो मैंने तुम लोगों को करवा दी। अब थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आते हैं, पॉइंट साइज बॉडीज के ऊपर आते हैं, लेकिन अब की बार मल्टीपल बॉडीज लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला यहाँ पर मेरे पास 6 kg की बॉडी है, ये मेरे पास 2 kg की बॉडी है, ये मेरे पास 10 kg की बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर 6 kg और 10 kg की बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। वो है 8 मीटर। तो अब तुमसे पूछा हुआ है कि 2 kg की बॉडी को 6 kg की बॉडी से कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा जाए। ये जो मेरी तीसरी बॉडी है 2 kg की, तो इसको 6 kg से कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा जाए सच दैट मैं ये बोल पाऊं कि इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। At what distance? At what distance 2 kg must be placed from 6 kg must be placed from 6 kg so that the net gravitational force on it is equal to 0. So that the net gravitational force on it is 0. ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि 6 kg और 10 kg की बॉडी बढ़िया एग्जिस्ट कर रही थी। अब मैंने 2 kg की बॉडी को बीच में उन दोनों के बीच में रख दिया। तो ये 2 kg की बॉडी को मैं 6 kg की बॉडी से कितने डिस्टेंस के ऊपर रखूं सच दैट मैं ये बोल पाऊं कि जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके ऊपर, जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी 2 kg की बॉडी के ऊपर, उसकी वैल्यू 0 है। तो तुम बोलो कि यार इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ना। कि मान लो अगर मेरे पास ये 2 kg की बॉडी है तो इस 2 kg की बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, एक तो 6 kg की बॉडी की वजह से लगना चाहिए। तो 6 kg की बॉडी इसको देखो ऐसे अट्रैक्ट कर रही है, तो 6 kg की बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए कितना, इतना। फिर बाद में ये जो मेरे पास 10 kg की बॉडी है इसकी वजह से भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, तो 10 kg की बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है। ये देखो 10 kg की बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है, कितने फोर्स के साथ, इतने फोर्स के साथ। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, 8 - x। तो अब ये नॉर्मल हमारी वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है ना यार, कि 2 kg की बॉडी के ऊपर दोनों बॉडीज की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं। कि 2 kg की बॉडी को 6 kg की बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, 2 kg की बॉडी को 10 kg की बॉडी अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि नेट फोर्स 0 है, देन बोथ ऑफ देम मस्ट कैंसल आउट ईच अदर। They must cancel out each other. They must cancel out each other क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू 2 kg की बॉडी के ऊपर 0 है। तो मेरे पास आ गया 12 कैपिटल G बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 कैपिटल G बाय 8 - x का स्क्वायर। अब आगे फिजिक्स नहीं है, ये देख लीजिएगा, अब आगे फिजिक्स नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैपिटल G से कैपिटल G गया, तुम्हारे पास बना 3/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8 - x का स्क्वायर। हर जगह अंडर रूट कर दो, तुम्हारे पास आ गया √3/x इज इक्वल टू √5/8 - x। तो ये मेरे पास आ गया 8 √3 - √3x इज इक्वल टू √5x।
तुम्हारे पास आ गया 8√3 इज इक्वल टू x को कॉमन ले लूं तो √5 प्लस √3, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8√3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। यहाँ पर कोई फिजिक्स नहीं है, इस स्लाइड के ऊपर कोई फिजिक्स नहीं है, तुम आंसर निकालो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती होगी, x की वैल्यू को निकाल लोगे। मुद्दा था यहाँ का कि 2 kg की बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है तो वो तभी हो सकता है जब ये वाली बॉडी इसको जितने भी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है ना, ये वाली बॉडी इसको उतने ही फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर दे। मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए। तो दो वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे को कैंसिल आउट तभी करते हैं ना जब इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड से इक्वलाइज कर दिया। Both opposite vectors must have similar magnitude. Both opposite vectors must have the same magnitude, ना? Must have the same magnitude. Magnitude को इक्वलाइज कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चोंचला ही नहीं पड़ा क्योंकि मैं डील ही मैग्नीट्यूड से कर रही हूँ। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को डायग्राम में बना दिया, इक्वेशंस में मैग्नीट्यूड से डील कर लिया। देखो जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर निकाल दिए, दिस इज द आंसर। इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो आपकी मर्जी है। अब मान लो अब की बार मैं तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन दूं कि भैया मेरे पास ना इस तरीके से एक यूनिफॉर्मली साइज्ड स्क्वायर है जहां पर यहाँ पर एम मास की बॉडी है, यहाँ पर एम मास की बॉडी है, यहाँ पर एम मास की बॉडी है, यहाँ पर एम मास की बॉडी है। तो ये एम मास एम मास एम मास एम मास, स्क्वायर की जो लेंथ है इट इज एल। अब तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास? व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास? तो यार देखो अगर मान लो 2 से ज्यादा बॉडीज हैं तो मल्टीपल फोर्सेस आ जाएंगे, लेकिन फोर्सेस के साथ कैसे डील करना है वो हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में भी देखा है ना, वो हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में भी देखा, वो हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में भी देखा, वो हम लोगों ने रोटेशन मैकेनिक्स में भी देखा। तो अगर मैं 2 मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिख पा रही हूँ तो मल्टीपल मासेस के बीच में भी लिख पाऊंगी। जैसे कि अभी मुझसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि भैया ये वाला जो मास है ना इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो तुम इंडिविजुअल निकालो। तुम क्या करो इंडिविजुअल निकालो कि देखो एक मेरे पास ये वाला एम मास है, ठीक है, ये एम मास इसको अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स के साथ जिसकी वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक का मास दूसरे का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको मान लो मैंने एफ मान लिया ताकि मेरी कैलकुलेशंस आगे इजी हो जाए, क्योंकि आगे वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ेगा तो वेक्टोरियल एडिशन में इतनी सारी टर्म्स आए बट मजा नहीं आएगा, तो मैंने इसी को एफ मान लिया। फिर मैं बोलूंगी कि इस मास को अट्रैक्ट करने वाला एक ये वाला मास भी है ना, तो ये वाला मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक का मास दूसरे का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये भी कितना आ गया, ये भी तुम्हारा एफ आ गया। कि अगर मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो मैं इंडिविजुअल फोर्सेस को निकालूंगी और वेक्टोरियली ऐड करूंगी ना, फोर्स वेक्टर्स के साथ ऐसे ही तो डील किया जाता है कि अगर मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो मैं इंडिविजुअल फोर्सेस निकालूंगी फिर वेक्टोरियली ऐड कर दूंगी उनको। तो मैंने देखा ये तो इसको इतने फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको इतने फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। अब आगे हमारे तीसरे मास की, तो ये जो तीसरा मास है अब ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे। दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो जरा सा क्या है, एल एल √2 टाइम्स ऑफ एल। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बना, √2 टाइम्स ऑफ एल। तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक का मास दूसरे का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया F/2।
अब करो विक्टोरियली ऐड। अब विक्टोरियल एडिशन है, ग्रेविटेशन के कंसेप्ट खत्म। अब करो कि भैया देखो यहां पर ना ऐसी बात है, ठीक है, यहां पर ऐसी बात है, ऐसे एफ लग रहा है, ठीक है, ऐसे एफ लग रहा है, ऐसे एफ बाई टू लग रहा है, कर लो विक्टोरियली ऐड। तो सबसे पहले मान लो अगर तुमने सोचा कि हम इन दोनों को विक्टोरियली ऐड करते हैं, तुमने सबसे पहले सोचा कि अगर कि तुम लोग इनको विक्टोरियली ऐड करते हो तो वो एफ बाई टू की डायरेक्शन में ही आ गया। एफ और एफ जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो कितना फोर्स बनता है, अंडर रूट टू एफ। देखो दोनों को वेक्टोरियली ऐड करके एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों को भी अगर मान लो मैं वेक्टोरियली ऐड कर दूं तो अब की बार मैं वेक्टोरियली ऐड कर रही हूं दो पैरेलल वेक्टर्स को, ठीक है। तो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, नेट फोर्स की वैल्यू आ गई एफ बाई टू प्लस अंडर रूट टू एफ। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया, एफ को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1/2 प्लस अंडर रूट टू। एफ हम लोगों ने अज्यूम किया था, एफ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, एफ हमारी चीज है तो हमारी चीज की टर्म्स में आंसर मत करो, क्वेश्चन की चीजों की टर्म्स में आंसर करो। तो क्वेश्चन की चीजों की टर्म्स में आंसर करूं तो ये आ जाता है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बस ये है कि अगर एक बॉडी के अराउंड मल्टीपल बॉडीज हैं तो वो सारी बॉडीज उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे लगाएंगी, और अगर आप उन सारे फोर्सेस को विक्टोरियली ऐड कर दोगे तो उसी बॉडी के ऊपर आपको नेट फोर्स पता लग जाएगा। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ये तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। रिपीटेशन का रिपीटेशन हो जाएगा और एक बार तुम लोग भी फंस जाओगे अगर कोई बच्चा फंसने वाला होगा तो मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पर रखी हुई है एम मास की बॉडी, यहां पर रखी हुई है एम मास की बॉडी, यहां पर रखी हुई है एम मास की बॉडी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ जो है उसकी वैल्यू है एल। अब दोबारा से आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना, दोबारा से आपकी बार तुमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये वाला जो एम मास है इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, निकालो, सॉल्व करो, निकालो।
हाँ जी, तो ये फोर्सेस के साथ कैसे, विक्टोरियल एडिशन है ये, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि अगर मुझसे पूछा जाता है √3f के टर्म्स में आंसर दे रहे हो, मेरे क्वेश्चन में f नहीं है, समझ गए? तो यहाँ पर जरा सा देखिएगा, तो मैं यहाँ पर अगर मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो मैं इंडिविजुअल फोर्सेस निकालूंगी, फिर उनको वेक्टोरियली ऐड करूंगी। अब इस बॉडी के अराउंड दो और बॉडीज है, दोनों बॉडीज इसको ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि मान लो अगर मैं पहले यहाँ पर इस पहली वाली बॉडी की बात करूं, ठीक है, तो ये जो, अरे यार, तो ये जो मेरे पास पहली वाली बॉडी है, ये इसको ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट करेगी। कितने फोर्स के साथ लिख देते हैं? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले वाली बॉडी का मास, दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको मैंने एफ मान लिया ताकि वेक्टोरियल एडिशन करना इजी हो जाए। और फिर मैं यहां पर अब देख पा रही हूं कि ये वाली जो बॉडी है, ये भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी भाई। तो कितना कितना फोर्स लगाएगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले वाला मास दूसरे वाला मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो दोबारा से मेरे पास एफ आ गया। तो तुम लोग यहां पर देख पा रहे होगे, नाउ दिस बिकम्स वेक्टोरियल एडिशन क्वेश्चन, कि यहां पर एक एफ ऐसे लग रहा है, ठीक है, यहां पर एक एफ ऐसे लग रहा है, तो दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो निकालो, वेक्टोरियल एडिशन करो। नेट फोर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो तुम्हारे पास नेट फोर्स का स्क्वायर आ गया एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। नेट फोर्स का स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 3f का स्क्वायर। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? √3 टाइम्स ऑफ f। तो ये तो मैंने तुम्हें एक हैक बताया है कि जब तुम लोगों को ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस का वेक्टोरियल एडिशन करना होता है, कुछ जनरल टर्म निकाल लो, जैसे मैंने f निकाल दिया। अब आंसर दे दो, तो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई √3 टाइम्स ऑफ f, मतलब √3 टाइम्स ऑफ gm का स्क्वायर बाय l का स्क्वायर। दिस गिव्स मी द आंसर। देखिए, देख रहे हो? तो इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला जाता है, जिसको हम लोग यहां पर नोट्स के अंदर ऐड कर देंगे। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा? रुकना, जे, यहां पर आ गया मेरे पास के पॉइंट। के पॉइंट लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। if multiple if multiple gravitational forces act on a body, we vectorially add them, to calculate the net gravitational force, acting on that body. तो ये चीज लिखने की भी क्या रिक्वायरमेंट थी? ये तो ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर्स के साथ इसी तरीके से डील किया जाता है। जैसे कि अब अगर मैं इसको डायग्राम में बना दूं, तो मान लो मैंने तुम्हें बोला ये है मेरे पास m का मास भैया, ठीक है, इसको सराउंड कर रहा है मान लो फॉर एग्जांपल m1 मास, जो इससे r1 के डिस्टेंस के ऊपर है। फिर यहां पर आ गया मेरे पास m2 का मास, जो मान लो r2 के डिस्टेंस के ऊपर है। फिर यहां पर मान लो आ गया मेरे पास m3 मास, जो r3 के डिस्टेंस के ऊपर है। तो तुम लोग क्या करोगे? इंडिविजुअल फोर्सेस निकालोगे कि इसकी वजह से, ये जो मेरे पास m1 है, इसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लगा F1, ठीक है, जो m2 है उसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लगा F2, जो m3 है उसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लगा F3। और फिर तुम लोग बोल दोगे कि भैया जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m के ऊपर,
इट इज इक्वल टू इनका वेक्टोरियल एडिशन। क्लियर? R3। जैसे मर्जी कर लो रोहन, वेक्टोरियल एडिशन कैसे करते हैं अब मैं डिस्कस नहीं करूंगी उसको ग्रेविटेशन के चैप्टर में। तो अब मैं सिंपली वेक्टोरियल एडिशन का फॉर्मूला लगाऊंगी आंसर तक पहुंचने के लिए। आपको बिना फॉर्मूला के करना है, बिल्कुल करिए। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन और फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस करने के बाद नोट्स में लिख रहे हैं, वही तो बात है। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अब की बार मैंने तुम्हें दोबारा से एक स्क्वायर दिया। ठीक है, यहाँ पर एम मास रखा हुआ 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 है। जो हमारा ये स्क्वायर है उसके लेंथ की वैल्यू है L। ठीक है, और इसके सेंटर के ऊपर M1 मास रखा हुआ है। ठीक है, तुमसे पूछना चाहती हूँ व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M1। मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M1। अब दो क्वेश्चंस हम लोग ऐसे कर चुके हैं, सॉरी तीन क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं, तो हमें एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि नेट की अगर कोई भी बॉडी मल्टीपल बॉडीज से सराउंडेड है तो सारी बॉडीज उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगी और उन्हीं ग्रेविटेशन फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करके हम लोग हमारे फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे, नेट फोर्स तक पहुंच पाएंगे। तो मैंने ये वाला जो डिस्टेंस है ना बच्चों, इस डिस्टेंस को x मान लिया। ठीक है, x की क्या वैल्यू है वो बाद में निकालेंगे, बट मैंने इस डिस्टेंस को x मान लिया। तो मैं देख रही हूँ कि भैया देखो, सबसे पहले तो मैं निकालूंगी इंडिविजुअल फोर्सेस। तो इसकी वजह से फोर्स लगा अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में, वैल्यू कितनी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको मैंने f मान लिया। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको कैंसिल आउट नहीं कर देगा कि ये जो एम मास है वो भी M1 को अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, खुद देख लो, ये दोनों तो खुद को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। यहाँ पर F का फोर्स लगा, फिर यहाँ पर भी F का फोर्स लगा, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। चलो वो बाद की बात है। अब अगर मैं इस मास की बात करूं तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी F आ गया है ना। फिर ये वाली जो बॉडी है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी। कितने फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी F आया। तो मैं अब यहां पर देख रही हूँ अल्लाह, ये जो ब्लू वाला F फोर्स है ये हमारे ऑरेंज वाले F फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है।
देख रहे हो, बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं ना, बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना आ गया? 0। नेट फोर्स कितना आ गया? 0। इस चीज को नोट्स में लिखेंगे। एक की हेल्प से, एक क्वेश्चन की हेल्प से मैंने तुम लोगों को एक प्रूफ दे दिया। अब सेम चीज को एक बार जरा सा नोट्स में लिखते हैं, एल पॉइंट बनाते हैं जो आखिरी पॉइंट है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिस इज अ स्पेशल केस, दिस इज अ स्पेशल केस। जैसे बहुत सारे स्पेशल केसेस करवाए ना, तो उसी तरीके से दिस इज अ स्पेशल केस, स्पेशल केस where equal masses, where equal masses are placed at the corners of, are placed at the corners of an, of a regular polygon, of a regular polygon, and a body, and a body is placed at its center, and a body is placed at the polygon center, at the polygon's center. जब भी ये वाला सिनारियो हो, हमेशा याद रखना, वरना निकाल लेना, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, रेगुलर पॉलीगॉन की अगर हर कॉर्नर के ऊपर मैं इक्वल मास रखूं, तो बॉडी के ऊपर चाहे, तो सेंटर के ऊपर चाहे कोई भी मास प्रेजेंट हो, कोई भी बॉडी प्रेजेंट हो, उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 लगता है। इसको हम लोग कुछ डायग्राम्स में भी बना सकते हैं कि मान लो ये मैंने इस तरीके से ट्राइंगल ले लिया, ये मैंने स्क्वायर ले लिया, ये मैंने पेंटागन ले लिया, ये मैंने इस तरीके से हेक्सागन ले लिया। रेगुलर पॉलीगॉन्स, इसके ऊपर बेस्ड पीवाईक्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब देखो, पहले हम लोग ग्रेविटेशन कर रहे हैं, बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंपैरेटिवली इजी लगेगा, क्योंकि रिपीटेशन है, बिल्कुल सेम है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इसीलिए साइनर्जी है। कि मान लो यहां पर मैंने एम मास रख दिया, यहां पर एम मास रख दिया, यहां पर एम मास रख दिया, तो रेगुलर पॉलीगॉन है। केस कौन सा स्पेशल केस है वो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है। जैसे गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स एक स्पेशल केस है ना, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे, तो फिर मैंने तुम्हें कंक्लूजन बताया था। वैसे अब ये कंक्लूजन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर मान लो एक रेगुलर पॉलीगॉन है और उसके हर एक कॉर्नर के ऊपर सेम मासेस हैं, तो सेंटर के ऊपर चाहे किसी भी मास की बॉडी प्रेजेंट हो, सेंटर के ऊपर चाहे किसी भी मास की बॉडी प्रेजेंट हो, ठीक है, जो नेट फोर्स लगेगा m1 के ऊपर, उसकी वैल्यू, जो नेट फोर्स लगेगा उस बॉडी के ऊपर जो सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। जो ऊपर चीज लिखी हुई है वर्ड्स में, नीचे मैंने बना दी डायग्राम के फॉर्मेट में। लिखो।
रेक्टेंगल के केस में भी सेम आता है। डन, लिख लिया। अगर मास डिफरेंट हो तो करवा तो दिया, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो मैंने करवा दिया। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इक्वल मासेस डिफरेंट मासेस के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है, तो वो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग वाला क्वेश्चन हो गया। मैं तो इस स्पेशल केस की बात कर रही हूँ। जैसे एक अनइक्वल मास का भी कर लेते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें इक्वल अनइक्वल से कोई फर्क नहीं है। मैं तो इस स्पेशल केस की बात कर रही हूँ कि जस्ट इन केस ऐसा आ जाए तो फिर क्या होता है। डन, हो जाता है। अब देखो हर चीज का प्रूफ कैसे करें सुबिया, तुम करके देखो। उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ। मासेस तो कैंसिल कभी नहीं होते, मासेस तो कैंसिल हमारे स्क्वायर में भी नहीं हो रहे हैं। मासेस नेगेटिव तो कहाँ ही होंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यस जो तुमने लिखा हुआ है। फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। जिसका एक प्रूफ मैंने दे दिया ये चीज को नोट्स में लिखवाने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आप अलग अलग केसेस अपने दिमाग में बना के अलग अलग आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। पेंटागन में भी कैंसिल हो जाता है भैया, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर मेरे पास 3 वेक्टर्स बनेंगे, एफ 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 एफ, इनका वेक्टोरियल एडिशन 0 आता है। अब करके देख लो, वेक्टोरियल एडिशन सिखा चुकी हूँ। स्पेशल केस मैंने तुम्हें बता दिया, वेक्टोरियल एडिशन करो। इस क्लास को वेक्टोरियल एडिशन से एसोसिएटेड कैसे बनाऊं अब मैं, है ना। एक क्वेश्चन बस अनइक्वल मास के ऊपर दे देती हूँ। ये क्वेश्चन एक बार जरा सा देखना, ठीक है। अनइक्वल मासेस का देती हूँ और ट्राइंगल लेके आती हूँ। तो मान लो मैंने तुम लोगों को ये वाला ट्राइंगल दिया, यहां पर m मास है, ठीक है। यहां पर ये लो 2m मास है, यहां पर m मास है, यहां पर 3m मास है, सेंटर के ऊपर 3m मास है। तो मैंने तुमसे पूछा बताओ कितना नेट फोर्स लग रहा है 3m मास के ऊपर। और बस ये आखिरी क्वेश्चन है। आई विल नॉट मेक दिस क्लास एनी मोर अबाउट हाउ डू वी वेक्टोरियली ऐड 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स। वेक्टर्स के ऊपर अच्छी खासी हम लोगों ने 7-8 क्लासेस लगाई थी। तो कितना नेट फोर्स लग रहा है 3m के ऊपर, वो तुमसे पूछा हुआ है, निकालो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 6 मीटर। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, सिर्फ इसीलिए अच्छा क्वेश्चन हो गया। कैसे सॉल्व करना है तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। इंडिविजुअल फोर्सेस, वेक्टोरियल एडिशन, सॉल्व कीजिए। अरे कर लो शोभित, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। आदित्य शोभित यही पूछे जा रहे हो कैसे होगा। 5 तुम्हारे पास वेक्टर्स हैं, अब मैं हर चीज का प्रूफ कैसे दूं। तुम मुझे एक बात बताओ, जब हम लोगों ने गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स किया था, हमने 10 क्वेश्चंस में लगाया होगा। अब तुम समझो, मैंने एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल की हेल्प से तुम्हें प्रूफ दे दिया, वो प्रूफ को मैंने लिखवा दिया। अब तुम जब मैं और उसके ऊपर 10 क्वेश्चन करवाऊंगी, तुम ये थोड़ी पूछोगे इसमें भी प्रूफ करो, इसमें भी प्रूफ करो, इसमें भी प्रूफ करो, इसमें भी प्रूफ करो। वेक्टोरियल एडिशन सिखा चुकी हो ना मैं, तो तुम करो 5 वेक्टर्स को ऐड, नेट नेट वैल्यू 0 ही आएगी। अब मैं हर चीज का प्रूफ कैसे दूं। एक स्पेशल केस में हेक्सागन के बाद हेक्सागन भी आता है, पेंटागन भी आता है, नोनागन भी आता है, डेकागन भी आता है, सब में थोड़ी प्रूफ दूंगी मैं। इट शुड मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू कि नेट फोर्सेस 0 आता है। पेंटागन में 5 फोर्सेस हो जाएंगे, विक्टोरियल एडिशन करके 0 आएगा। हेक्सागन में 6 फोर्सेस हो जाएंगे, विक्टोरियल एडिशन करके 0 आएगा। ट्राइंगल में 3 फोर्सेस हो जाएंगे, विक्टोरियल एडिशन करके 0 आएगा। हाउ कैन आई गिव यू प्रूफ ऑफ ईच एंड एवरी केस, है ना। एक स्पेशल चीज मुझे निकालनी थी, पहले मैंने प्रूफ दे दिया, फिर मैंने लिखवा दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो।
हाँ जी, कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व? इंडिविजुअल फोर्सेस निकालोगे और फिर बाद में विक्टोरियली ऐड करोगे, तो इंडिविजुअल फोर्सेस के ऊपर सबसे पहले फोकस करते हैं। बट इससे पहले हम लोग इंडिविजुअल फोर्सेस निकालें, हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेंटर से लेके, है ना, इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने से पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए कि सेंटर से लेके कॉर्नर तक का कितना डिस्टेंस है, तो वो निकालते हैं। तो ये वाली वैल्यू को मैं L मान लेती हूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू L है, ये वाली वैल्यू L है, ये वाली वैल्यू L है। मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए ना। तो देखो तुम्हारे पास इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है, यहां से निकालो, ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करो और यहां से निकालो। ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है जहां पर ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री का, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 30 डिग्री का, है ना। इसकी एक साइड निकालनी है, दूसरी साइड मुझे पता है। तो तुम्हें हाइपोटेनियस निकालना है, तुम्हें बेस पता है, ऑपोजिट सॉरी हाइपोटेनियस और बेस को रिलेट करता हुआ कॉस है, कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो दिस इज इक्वल टू √3/2, एल एक्स की वैल्यू आ गई √3 टाइम्स ऑफ एल। सबसे पहले तो मुझे यही करना था, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन हो गया ना। देखो इसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स लग गए कि भाई तुम लोगों को सबसे पहले ये भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया, एक्स को हम लोगों ने एल के टर्म्स में लिख दिया क्योंकि फाइनल आंसर मुझे एल के टर्म्स में ही देना है। तो अब मेरे लिए आसान हो जाएगा कि भैया देखो, ये जो मेरे पास ये वाली जो बॉडी है, ठीक है, मेरे पास ये वाली जो बॉडी है, ये इसको अट्रैक्ट करेगी कितने फोर्स के साथ? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने सोचा कि √3 L का स्क्वायर तो सारी की सारी इक्वेशंस में आएगा, तो मैंने सोचा GM² बाय √3L के स्क्वायर को मैं F मान लूं। तो उस हिसाब से ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना 6F। फिर बाद में ये वाली जो बॉडी है ये भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी और इसको अट्रैक्ट करेगी कितने फोर्स के साथ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये मेरे पास आ गया 3F। और फिर बाद में ये वाली जो बॉडी है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, कितने फोर्स के साथ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी मेरे पास आ गया 3F। और अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये फिर हमारे इस चैप्टर का नहीं रहा, अब ये वेक्टोरियल एडिशन का हो गया कि भैया देखो इस डायरेक्शन में 3F है, ठीक है, इस डायरेक्शन में 3F है, ठीक है, और हमारे पास इस डायरेक्शन में 6F है, और सारे के सारे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो अगर तुम लोग चाहो तो कॉम्पोनेंट्स बना के भी इसको रिजॉल्व कर सकते हो, वरना नॉर्मली भी चल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मैं 3F की बात करूं तो 60 डिग्री एंगल के ऊपर है। ये देखो, अगर मान लो मैं ये वाले, अब ये वेक्टोरियल एडिशन है, मैं अपने हिसाब से करूंगी विच इज द इजीएस्ट मेथड। तो मैंने सोचा पहले 3F का वेक्टोरियल एडिशन करती हूँ। तो अगर मान लो F और F होते 60 डिग्री एंगल के ऊपर, जो हम लोग ने आज की क्लास में ही किया है, ये √3F बनता। तो अब अगर 3F है तो 3 √3F बनेगा। तो इस ये यहाँ पर कितना आ गया? 3 √3F। ये मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया 3 √3F। तो अब मेरे पास दो वेक्टर्स बच गए। एक मेरे पास इस डायरेक्शन में सिर्फ 6F बचा, और बिल्कुल इससे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलता हुआ 3 √3F बचा। अब बिकॉज ये वाला जो फोर्स है वो बड़ा है, ये वाला जो फोर्स है वो बड़ा है। देखो मैं इक्वेशन से ज्यादा डायग्राम्स में बिलीव कर रही हूँ, तभी इस तरीके से इजीली सॉल्व हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6F माइनस 3 √3F। इसका मतलब ये मेरे पास आ गया GM का स्क्वायर बाय √3L का स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो ये मेरे पास आ गया जी एम का स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3। दिस गिव्स मी द आंसर। ये है जवाब। सॉरी 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 180 डिग्री एंगल आएगा सबके बीच में। आया है पूरा ही खराब हो गया। 180 डिग्री का एंगल है भाई, 180 नहीं 120 डिग्री, लेकिन कैलकुलेशंस इजी हो गई। 120 डिग्री, ये देखो तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। 360 डिग्री 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो हर एक एंगल कितने का है? 120 डिग्री का। तो देखो ये मैंने तुम लोगों को वेक्टर्स में भी करवाया था ना, कि मान लो अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनता है सेम मैग्नीट्यूड का बनता है, बिल्कुल उनके बीच में से जाता हुआ। तो अब की बार 3f 120 डिग्री एंगल के ऊपर है, तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आ गया? 3f का। तो अब मेरे पास दो वेक्टर्स बने, इस डायरेक्शन में 6f बन गया, इस डायरेक्शन में 3f बन गया। तो मेरे पास जो नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में बन गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स बड़ा था, विच इज 6f माइनस 3f। जो मेरे पास कितना आ गया? 3f। 3f बोले तो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3l का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ गया? जी m का स्क्वायर बाय l का स्क्वायर। यहां पर कोई मैंने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट नहीं लगाया। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो नेट फोर्स है हमारे बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में आएगा। क्या हो गया? नहीं, l बाय अंडर रूट 3 कैसे आएगा? हाइपोटेनियस है, इससे तो बड़ा ही होगा ना। देखें एक बार, क्या पता तुम सही कह रहे हो। l बाई 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2। x की वैल्यू आ गई l बाय अंडर रूट 3। ओके रुको, तो मैं यहां पर l बाय अंडर रूट 3 के स्क्वायर को, ये लो, बस इसमें चेंजेस करने हैं, ये मैं कर देती हूँ। फॉर्मूला में चेंजेस करने हैं, फॉर्मूला में नहीं, बस ये अंडर रूट 3 हमारा मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा, डिवीजन में आएगा, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। तो मैंने जीएम का स्क्वायर बाय एल बाय अंडर रूट 3 के स्क्वायर को एफ मान लिया। एल बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहां पर आ गया मेरे पास एल बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये लो जी, ये मेरे पास आ गया एल बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। बस अब जब मैं, बिकॉज हम लोगों ने एफ की वैल्यू गलत सब्सटीट्यूट की थी, अब एफ की वैल्यू यहाँ पर सही सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। ये मेरे पास आ गया एल बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाता है 9g m का स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर। एवरीथिंग इज एल्स इज द सेम। बस ये जो फॉर्मूला में हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, अंडर रूट 3 मल्टीप्लीकेशन में नहीं था, डिवीजन में था, तो मैंने फिर इसको, बात तो वही है ना, कि जब मैं इस फॉर्मूला की बात करूं, मैंने सबसे पहले इसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स निकाला, तो मैंने सोचा कि तीनों के तीनों फोर्सेस में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, 2m आएंगे और डिनोमिनेटर में l बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा, तो मैंने इसी को f मान लिया। तो ये मेरे पास आ गया 6f, ये आ गया 3f, ये आ गया मेरे पास 3f। आगे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, सबके बीच में एंगल 120 डिग्री है। इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स जिनके बीच में 120 डिग्री एंगल हो, रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड का निकलता है। इस डायरेक्शन में 6f, इस डायरेक्शन में 3f, नेट फोर्स आ गया 3f के मैग्नीट्यूड का, f को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर तक पहुंच गई। ठीक है, दैट इज ऑल एवरीवन। इतना करेंगे हम लोग आज की क्लास में। मैं सोच रही थी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी शुरू कर दें, बट हमारे 15 मिनट गए हैं इस एक क्वेश्चन में, सिंस कुछ बच्चों को प्रूफ रिक्वायर्ड था, या फिर देखो समझो यार, जब मैं तुम्हें कंसेप्ट करवा दूं ना, अब उसके ऊपर 10,000 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कि अगर मैंने तुम्हें एडिशन करवा दिया, 2+4 भी पूछा जा सकता है, 6+9 भी पूछा जा सकता है, 8+4 भी पूछा जा सकता है। तो एडिशन सीखो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बिल्कुल वैसे ही लगेगा।
है ना? तो अगर तुम लोग थोड़ा सा ऐसे चलोगे ना तो बेचैनी भी नहीं होगी तुम लोगों को, और क्लास में हम लोग ज्यादा कवरेज भी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शुरू करके खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 2 घंटे की हो सकती है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझे खत्म करना है। और मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, डीपीपी और पीडीएफ मैं अभी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय 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 बाय।